हमारे चैनल पर। और आज मैं चीन की एक और महत्वपूर्ण घटना पर प्रकाश डालूंगी जो चीन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने चीनी क्रांति, चीन में हुए विद्रोह, चीन में हुए युद्ध, इन सबों का वर्णन किया। क्या कारण थे, परिणाम क्या थे। इसके साथ ही एक और क्रांति जो बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी हमें जरूर जानना चाहिए, और वह है 1919 की चीनी क्रांति। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था 1911 की चीनी क्रांति, लेकिन इस क्रांति को हम मई 1919 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और यह क्रांति एक बौद्धिक आंदोलन था, बौद्धिक क्रांति थी। मई 1919 की इस क्रांति को हम बौद्धिक क्रांति भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन में बहुत दिनों से मंचू सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ते जा रहा था। बहुत दिनों से जो यूरोपीय देश के लोग अपने साम्राज्यवादी नीति का शिकार चीन को बना रहे थे, चीन का शोषण कर रहे थे, चीन की दुर्दशा जो है वह बनी हुई थी, बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति को देख करके हमेशा राष्ट्रवादियों ने, जिन्हें अपने देश के प्रति प्रेम था, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, उन लोगों ने क्रांति किया, युद्ध किया, विद्रोह किया। यह सिलसिला चलता रहा तब तक जब तक कि चीन में पूरी तरह से जनता के अनुसार शासन व्यवस्था लागू नहीं हो गई। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि चीनी क्रांति 1919 को हुई। इस क्रांति के कारण क्या थे, मैं आज का ये चैप्टर बहुत ही संक्षेप में आप लोगों के सामने रखूंगी, आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो इसके कारण क्या थे? पहला, संगठन का प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर सन यात सेन ने जिस तरह लोगों को एकजुट करने के लिए, देश के लिए एक नया कदम उठाने के लिए, देश को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए प्रण लिया था, और इसी क्रम में हम देखते हैं कि उन्होंने सिंग चुंग हुई नाम की एक संस्था या एक संगठन का निर्माण किया था जो चीन के हित के लिए थी, चीन की जनता को जगाने के लिए थी, चीन की जनता को इस संगठन से जोड़ने के लिए थी। यही संगठन आगे चलकर 1805 में तुंग मेंग हुई के नाम से जानी गई। हम जानते हैं, हमें यह जानना चाहिए कि सन यात सेन के द्वारा ही सिंग चुंग हुई की स्थापना हुई थी, और ये सिंग चुंग हुई जो है आगे चलकर तुंग मेंग हुई नाम की संगठन या संस्था में बदल गया था। और इस संस्था ने लोगों को जागरूक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यह हमने डॉक्टर सन यात सेन को जब पढ़ा हमने बताया है, उस समय बताया है कि तुंग मेंग हुई ने कितना काम किया था देश को या नवयुवकों को या देश के लोगों को जगाने का। इसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि 1898 ईस्वी के बाद चीन में भी आधुनिक शिक्षा का प्रचलन हो गया था। पाश्चात्य शिक्षा जिसे कहते हैं। अब लोग यूरोपीय ज्ञान को अपनाने लगे थे, सीखने लगे थे, विदेश जाके पढ़ने लगे थे। इसी क्रम में हम क्या देखते हैं कि जब चीन में व्यापारियों का आना हुआ, जब चीन में उद्योगपतियों का आना हुआ, साथ ही साथ चीन में मिशनरीज भी आई, ईसाई मिशनरीज, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने देश का प्रचार कर, अपने धर्म का प्रचार करना। और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार अपने तरीके से करना शुरू किया। इस क्रम में हम देखते हैं कि ये मिशनरियों ने जो इनके यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उनको बहुत प्रोत्साहन दिया। अगर कोई बच्चे टैलेंटेड मिलते थे, कोई बच्चे प्रतिभाशाली मिलते थे, तो उन्हें वो स्टाइपेंड भी देते थे, छात्रवृत्ति जिसे कहा जाता है, उसे बाहर भी भेजते थे आगे पढ़ाई के लिए। तो ये सब का पॉजिटिव असर पड़ा।
जब लोग आधुनिक शिक्षा के लिए बाहर जाने लगे, तब उन्होंने देखा कि किस तरह दुनिया में बदलाव आ गया है और हम कितने पुराने तौर तरीकों में जी रहे हैं। उन्होंने देखा कि किस तरह यूरोपीय देशों में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का बोलबाला है, सामाजिक न्याय की बात की जाती है, और हमारे यहाँ ये सब बिल्कुल नहीं है। हम मंचू सरकार से तंग है, और मंचू सरकार जो है वह विदेशी सरकार से तंग है। विदेशियों का ऐसा कब्जा है मंचू सरकार पर कि वह अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो इसमें शोषित या पीड़ित कौन हो रही है? चीनी जनता। इस बात को लेकर के इन लोगों ने अपना अपना प्रकाशन, अपनी अपनी पुस्तकें प्रकाशित की, जिसका उद्देश्य क्या था? चीन के लोगों को जागरूक करना। इसके अंतर्गत जो बाहर से पढ़ करके आए, उन्होंने बहुत सारी किताब लिखी चीन भाषा में, जिसमें छिंग ई पाओ, छियांग छी छाओ, शिन मिन लुंग पाओ, ये सब पुस्तकों के द्वारा लोगों को जगाने की कोशिश की गई। ये सब चीनी नाम है, हम लोगों के बस की बात तो नहीं। हम लोग तो बस ऐसे देखते हैं कि भाई छिंग ई पाओ, छियांग छी छाओ, शिन मिन लुंग पाओ, ये सब जो नाम है, इसके द्वारा लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा जो बाहर से पढ़ कर के आए, वो जर्मन भाषा पढ़ लिए, अंग्रेजी पढ़ लिए, इटालियन भाषा पढ़ लिए, बहुत सारे भाषाओं का जब उन्हें ज्ञान हो गया, तब उन्होंने क्या किया कि उन भाषाओं के जो विद्वान थे, उन देशों के जो विद्वान थे, दार्शनिक थे, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे, उनके द्वारा लिखी गई किताब को अपने चीनी भाषा में अनुवाद किया। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से चीनियों को मदद मिलेगी समझने में। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि स्टॉक, वॉलजॉक, डिफेंस नाम के जो विदेशी थे, उनकी पुस्तकों का अनुवाद किया गया। इसमें नाम है जो ये काम किया, ली शू नाम के व्यक्ति ने ये सब काम किया है। इसके अलावा भी बहुत सारा पुस्तक था जिसका अनुवाद किया गया, जिसमें हम देखते हैं ऑन लिबर्टी, द स्पिरिट ऑफ लॉज, इवोल्यूशन, ये सब किताब को अनुवाद किया गया चीनी भाषा में। चीनियों को दिया गया, चीनी नवयुवकों को दिया गया कि इसे पढ़ो और समझो और अपने देश की स्थिति में परिवर्तन लाओ। 1911 की क्रांति, 7 साल पहले हम देखते हैं कि 1911 में क्रांति हुई थी, और इस क्रांति का भी प्रभाव लोगों पे था, खासकर नवयुवकों में था, और सन यात सेन का विचार, इन सबों ने मिलकर लोगों में एक नई जो मानसिक स्थिति थी वो अलग बना दी कि अब हमें किसी से डरना नहीं है, ना यूरोपियों से डरना, ना जापान से डरना, ना जर्मनी से डरना है, ना हमें किसी भी यूरोपीय देश जो हमारे यहाँ साम्राज्यवादी पैर पसारे हुए हैं, इनसे हमें नहीं डरना है। ऐसा विचार आने लगा। किन में आने लगा? विश्वविद्यालय के लोगों में आने लगा, जो स्टूडेंट्स थे, जो श्रमिक थे उनके मन में आने लगा, व्यापारियों के मन में आने लगा। इस तरह से हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में परिवर्तन होने लगा। इसके अलावा हम एक और कारण देखते हैं, छापा खाना का। हम जानते हैं चीन में भी छापा खाना का निर्माण हुआ था, ये शुरुआत, और छापा खाना के द्वारा भी अब बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं बहुत आसानी से लोगों को मिल जाती थी। अब ये पुस्तकें या ये पत्र पत्रिकाएं दुर्लभ नहीं थी कि ये कहाँ मिलेगा, तो बहुत कम प्रति आया तो सब बिक गया, ऐसी बात नहीं। अब छापाखाना में फटाफट पुस्तकें निकलने लगी और लोगों को मिलने लगी। पहले जो पुस्तकों का दाम अधिक हुआ करता था, अब वो सस्ते में लोगों को मिलने लगी, और इन पुस्तकों को, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के साथ ही लोगों की मानसिक चेतना जो है वह जागृत होने लगी। अब हम बात करते हैं 1919 की क्रांति कैसे हुई। 1919 में क्रांति, जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1918 में, और 1914 में शुरू हो गया, और हम देखते हैं कि ये चीन ने भी
बहुत उत्सुक होकर नहीं, बहुत खुशी खुशी नहीं, उसे भी विश्व युद्ध में आना पड़ा। जैसा कि मैंने बताया कि हर देश किसी न किसी रूप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था। ये भी गया जर्मनी के विरुद्ध। हम देखते हैं कि जर्मनी की हार हुई और इसके साथ ही जो है युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त हुआ, इसके बाद शांति सम्मेलन हुआ। इस शांति सम्मेलन में चीन, जापान के साथ साथ हम देखते हैं कि यूरोप के कितने सारे देशों ने भाग लिया। चीन के प्रतिनिधि भी बहुत खुशी खुशी वहां गए कि भाई यहाँ पे हमें हमारे लाभ का कुछ मिलेगा। हो सकता है कि अब हमें विदेशी चंगुल से हम मुक्त हो जाएं। हो सकता है कि जापानी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति जो हमारे यहाँ हावी है उससे हम मुक्त हो जाएं। इन सब बातों को सोच के वो बड़ा उत्साह के साथ सम्मेलन में गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। हम क्या देखते हैं कि 4 मई 1915 को जापान ने चीन का बहुत सारा क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था। 21 पॉइंट दिया था चीन को फॉलो करने के लिए और चीन ने उसे मान लिया था। क्यों? क्योंकि चीन की स्थिति दयनीय थी। चीन बहुत मामले में कमजोर था, उसे जापान की सहायता लेनी पड़ती थी। इसके बदले में चीन ने बहुत कुछ जापान से ले लिया। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि सिंह ताओ नाम का जगह भी जो है वह ले लिया। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब पेरिस की संधि होती है तो कहा जाता है कि जर्मनी का जो उपनिवेश था, क्योंकि हम देखते हैं कि जर्मनी का अंग भंग कर दिया गया था, जर्मनी को बांट के उसका वो क्षेत्र उसको दे दिया, उसका क्षेत्र, तो जर्मनी का जो उपनिवेश शांतुंग क्षेत्र जो था, शांतुंग ये क्षेत्र जो था ये चीन का क्षेत्र था और इस पे पहले जर्मनी का कब्जा था। जब जर्मनी हार गया तो शांति सम्मेलन में क्या कहा गया कि ये शांतुंग क्षेत्र जो है ये जापान को मिल जाना चाहिए। इस बात पर यहाँ के लोग भड़क गए, बहुत गुस्सा गए और इसके साथ ही धरना प्रदर्शन, विरोध, जुलूस सब कुछ शुरू हो गया। और इसमें हम देखते हैं कि चीन का जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है वहां के स्टूडेंटों ने इसकी पहल की। उन्होंने जाके जापानी दूतावास पे धरना दे दिया कि नहीं, ये गलत बात है, हम इसे नहीं मानेंगे। बहुत भयंकर विरोध हुआ। इस विरोध में हम देखते हैं कि परिवहन और संचार मंत्री जो थे उन्हें भी उन पे हमला किया गया, उनकी भी मृत्यु हो गई। छात्रों की करीब 38 से लेकर 40 लगभग इतने छात्रों की मृत्यु हो गई। बहुत सारे छात्रों को जो है जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे श्रमिक, बहुत सारे बुद्धिजीवी ये भी इस विद्रोह में शामिल थे। इस तरह से हम देखते हैं कि विद्रोह बहुत चरम पे पहुंच गया और अंततः चीनी सरकार को झुकना पड़ा। उसने संधि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से हम क्या देखते हैं कि 4 मई 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। किस लिए? क्योंकि 4 साल पहले 1915 ईस्वी में 4 मई को चीन ने 21 सूत्री मांगों पर हस्ताक्षर किया था जापान के लिए, जापान की बात मानकर। तो इस बात को चीन के लोग बहुत दुख वाली घटना समझते थे, बहुत बुरा समझते थे कि ये चीन के साथ बहुत बुरा हुआ, चीन की स्वतंत्रता और संप्रभुता के साथ ये खिलवाड़ हुआ। इन सब बातों को देखते हुए, इसी बात को लेकर के इन लोग इसकी एनिवर्सरी मना रहे थे, इसकी वर्षगांठ बना रहे थे। क्या कह के वर्षगांठ बना रहे थे? राष्ट्रीय अपमान दिवस। और हम देखते हैं चूंकि विद्रोह इतना प्रबल था, लोग इतने भड़के हुए थे, चीन के लोगों की जीत हुई और जो अपमान और होने वाला था आगे वह रुक गया। इस तरह से हम देखते हैं कि चीनी क्रांति अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी 4 मई वाली, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि
पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स ने, कुछ व्यापारियों ने, श्रमिक संघ के लोगों ने, सभी ने इसका साथ दिया। लोगों में स्वदेशी भावना आने लगी कि अब हम अपने बाहर की चीजों का बहिष्कार करेंगे, अब हम अपने घर में उत्पादन करेंगे। ऐसी ऐसी भावनाओं का विकास होने लगा जो देश के लिए एक पॉजिटिव बात थी। इसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि अगले बहुत सारे सम्मेलन यूरोपियन कंट्रीज में, और इन जगहों पर चीन को बहुत सम्मान के साथ बुलाया गया। चीन के महत्व को समझा गया कि वाह, चीन भी कम नहीं है। तो इस तरह हम देखेंगे कि यह 4 मई की चीनी क्रांति अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसने चीन को सम्मान दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। इसके साथ ही मैं इसे आज का यह चैप्टर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।